अक्सर ना जब किसी शारीरिक चोट की बात होती है तो सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है। मतलब मान लीजिए कि किसी की हड्डी टूट गई, इंसान अस्पताल जाता है, एक्सरे होता है और डॉक्टर फिल्म पर बनी उस सफेद लकीर को देखकर कहता है भाई ये रही समस्या। हाँ बिल्कुल, मामला वहीं खत्म हो जाता है ना? वहाँ सब कुछ बहुत सीधा है, मतलब टूटा है या नहीं टूटा है। और सच कहूँ तो ये बात इंसानी दिमाग को बहुत सुकून देती है। इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है यार कि वो हर चीज को एकदम स्पष्ट रूप से देखना चाहता है। हमें चीजों को अलग अलग खानों में बांटना, उन्हें सही या गलत के चश्मे से देखना बहुत पसंद है। बिल्कुल। इस तरह की जो बाइनरी सोच है ना, वो एक तरह की सुरक्षा का एहसास दिलाती है हमें। लेकिन जब हम मानव मनोविज्ञान और गहरे मानसिक आघात की दुनिया में कदम रखते हैं तो वो एक्सरे मशीन अचानक काम करना बंद कर देती है। हाँ, या यूं कहें कि धुआं फेंकने लगती है। एग्जैक्टली। हम एक ऐसे मनोवैज्ञानिक परिदृश्य में आ जाते हैं जो बेहद धुंधला है, जहाँ कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। और आज के इस डीप डाइव में हम ठीक इसी, वो कहते हैं ना, डायग्नोस्टिक कीचड़ में उतरने वाले हैं। ये एक बहुत ही सटीक वर्णन है। दिमाग की उलझनों को किसी मशीन से तो नापा जा सकता नहीं है। सही बात है। और इसे समझने के लिए आज हमारे पास 10 साइलेंट पेशेंट पर आधारित एक बेहद विस्तृत, लगभग 10 घंटे की स्रोत सामग्री है। ये कोई साधारण कहानी या केस स्टडी नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान के सबसे गहरे और अंधकार में हिस्सों का एक कच्चा चिट्ठा है। तो इस पूरे डीप डाइव के दौरान हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे खामोशी को एक खतरनाक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, विश्वासघात इंसान के दिमाग को किस तरह तोड़ देता है और हमारा अवचेतन मन किन रास्तों से अपने राज उगलता है। लेकिन इस गहराई में उतरने से पहले एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, बताइए। इस पूरी चर्चा का उद्देश्य स्रोत सामग्री में दी गई जो डार्क साइकोलॉजी है या अंधकार में मनोवैज्ञानिक विचार हैं, उनका समर्थन करना या उन्हें सही ठहराना बिल्कुल नहीं है। राइट। हमारा लक्ष्य केवल इन जटिल सिद्धांतों को निष्पक्ष रूप से सामने रखना है, ताकि मानव व्यवहार की असली और कई बार डरावनी सच्चाई को गहराई से समझा जा सके। ये स्पष्टीकरण बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर हम ध्यान देना तो हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कहीं ना कहीं सॉफ्ट मैनिपुलेशन या मानसिक धोखे का सामना करते ही हैं। बिल्कुल करते हैं। चाहे वो ऑफिस की राजनीति हो या निजी रिश्तों में होने वाला भावनात्मक उतार चढ़ाव। ये चर्चा उन छिपे हुए खतरों और चेहरों पर लगे नकाबों को पहचानने का एक सीधा रास्ता है। तो चलिए इसको थोड़ा डिकोड करते हैं। कहानी के सबसे मुख्य और रहस्यमयी बिंदु से शुरुआत करते हैं, जो है मुख्य किरदार एलिसिया की खामोशी। हाँ, वो सबसे दिलचस्प हिस्सा है। संदर्भ के लिए बता दें कि एलिशिया एक मशहूर चित्रकार है जिस पर अपने पति के चेहरे पर 5 गोलियां दागने का आरोप है, और इस घटना के बाद से उसने एक भी शब्द नहीं बोला है। दुनिया हमेशा यही मानती है कि जो बोलता है, जो अपनी बात मुखर होकर रखता है, वही ताकतवर है। लेकिन हमारे स्रोत इसके बिल्कुल विपरीत एक खौफनाक सच्चाई बताते हैं। बिल्कुल। अगर हम खामोशी को शतरंज के खेल या किसी बड़ी बिजनेस डील में होने वाले नेगोशिएशन से जोड़कर देखें तो नियम बहुत साफ है। जो पहले बोलता है वो हार जाता है। यहाँ जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है ना, मनोविज्ञान के नजरिए से, वो ये है कि कैसे खामोशी असल में बोलने से कहीं ज्यादा शोर मचाती है। अच्छा। हाँ, इसे हम खामोशी का विरोधाभास या पैराडॉक्स ऑफ साइलेंस कह सकते हैं। सामाजिक रूप से इंसानी दिमाग इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि उसे संवाद में एक लय चाहिए होती है, एक रिदम। बिल्कुल। सामने वाले इंसान का दिमाग उस खामोशी को एक खतरे के रूप में प्रोसेस करता है। उसके अंदर बेचैनी पैदा होती है और उस खालीपन को भरने की छटपटाहट में इंसान का नर्वस सिस्टम पैनिक करने लगता है। बाप रे। और अनजाने में वो अपने खुद के गहरे राज, अपनी असुरक्षाएं और कमजोरियां उगलना शुरू कर देता है। आपने खुद देखा होगा कि किसी मीटिंग में अगर कोई बस चुपचाप घूरता रहे तो लोग नर्वस होकर सफाई देने लगते हैं। हाँ बिल्कुल, हम सब ओवर एक्सप्लेन करने लगते हैं। वही तो। यहाँ एलिशिया की खामोशी कोई मानसिक विकलांगता नहीं है, बल्कि अपना मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व स्थापित करने का एक अचूक और सोची समझी चाल वाला हथियार है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही, क्या खामोशी को हमेशा एक हथियार या ताकत ही माना जा सकता है? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि स्रोत सामग्री में ग्रीक मिथक अल्सेस्टिस का बहुत गहराई से जिक्र किया गया है। उस मिथक में एक पत्नी अपने पति की जान बचाने के लिए मौत चुनती है, और जब उसे वापस धरती पर लाया जाता है तो वो हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। हाँ, वो कहानी बहुत कुछ कहती है। तो क्या ये खामोशी इमोशनल डेथ या आत्मा की मृत्यु का प्रतीक नहीं है?
जहां इंसान शारीरिक रूप से तो जिंदा है, उसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन अंदर से उसकी आवाज, उसका वजूद हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। क्या एलिसिया का चुप रहना ताकत है या एक टूटे हुए इंसान की लाश का प्रदर्शन? यही विरोधाभास तो इस कहानी की जान है। खामोशी के असल में दो पहलू होते हैं। अल्सिस्टिस का मिथक हमें यह बताता है कि जब किसी इंसान का सबसे करीबी व्यक्ति उसे सबसे गहरा धोखा देता है, जैसे उसका अपना पति, तो शरीर भले ही जीवित रहे, आत्मा मर जाती है। बहुत गहरी बात है ये। वो खामोशी असल में उसी मरी हुई आत्मा की चीख होती है। ये दिमाग का एक सर्वाइवल मोड है जहां वो दुनिया से खुद को पूरी तरह से काट लेता है। धारदार हथियार, दोनों का एक खतरनाक मिश्रण बन चुकी है। मतलब वो दोनों चीजें एक साथ इस्तेमाल कर रही है। हाँ, वो दुनिया को दंडित करने के लिए अपनी उसी इमोशनल डेथ का इस्तेमाल कर रही है। अब ना यहाँ से चीजें सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। एलिसिया की इसी रहस्यमयी खामोशी, या कहें कि इस बंद किले से आकर्षित होकर थियो नामक एक साइकोथेरेपिस्ट उसे बचाने के लिए आता है, मसीहा बनकर। बिल्कुल। वो जिद पकड़ लेता है कि वो एलिसिया को दोबारा बुलवा कर रहेगा, और यहीं से सेवियर कॉम्प्लेक्स या मसीहा बनने की बीमारी की शुरुआत होती है। सही कहा। अगर मैं इसे एक उपमा के जरिए समझाऊं तो ये कुछ ऐसा है कि दूसरों को ठीक करने का जुनून असल में अपने ही घर में लगी आग से ध्यान भटकाने के लिए किसी पड़ोसी का घर बुझाने जाने जैसा है। बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। इंसान खुद को मसीहा इसलिए मानता है ताकि उसे खुद का असली रूप ना देखना पड़े, है ना? एग्जैक्टली। मनोविज्ञान में इस प्रक्रिया को प्रोजेक्शन का सिद्धांत कहा जाता है, और ये इंसानी दिमाग का एक बहुत ही शक्तिशाली सुरक्षा तंत्र है। अच्छा, ये काम कैसे करता है? देखिए, जब इंसान के अंदर कोई ऐसा गहरा दर्द, शर्म या अपराध बोध होता है जिसका सामना करने की हिम्मत उसके अहंकार में नहीं होती, तो दिमाग उस भावना को अपने अंदर से निकालकर किसी दूसरे व्यक्ति पर प्रोजेक्ट कर देता है। बिल्कुल एक मूवी प्रोजेक्टर की तरह। वही। थियो असल में एलिशिया में अपने खुद के दर्द और अपने गहरे ट्रॉमा को देख रहा है। अक्सर लोग दूसरों की समस्याओं का बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें अपने खुद के खोखले और डरावने आईने में झांकने की जरूरत न पड़े। मतलब दूसरों को फिक्स करना खुद से भागने का तरीका है? बिल्कुल। जो लोग दुनिया को फिक्स करने के लिए बेताब रहते हैं ना, वो असल में अपने ही अंदर के राक्षसों से भाग रहे होते हैं। यार, ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये अपने आप में खतरनाक नहीं है? मेरा मतलब है, जो लोग समाज में बहुत ज्यादा सहानुभूति दिखाते हैं, जो हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं और एक अच्छे इंसान या नाइस गाय का नकाब पहने रहते हैं, क्या ये संभव है कि वे ही सबसे बड़े खतरे को छुपा रहे हों? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है, क्योंकि हम तो हमेशा यही सीखते हैं ना कि जो मदद कर रहा है वो तो अच्छा इंसान ही होगा। सच कहूं तो अत्यधिक सहानुभूति या एक्सट्रीम एम्पैथी असल में एक बहुत बड़ा जाल बन सकती है। इसे प्रेडेटरी एम्पैथी भी कहा जा सकता है। प्रेडेटरी एम्पैथी मतलब शिकारी जैसी सहानुभूति। बिल्कुल। दुनिया के सबसे खतरनाक लोग वो नहीं है जो गुस्सा दिखाते हैं, आक्रामक होते हैं या जिनके चेहरे पर विलन लिखा होता है। सबसे खतरनाक वो हैं जो नाइस गाय का मास्क पहन कर आते हैं। ओहो। हमारा दिमाग खतरों को पहचानने के लिए कुछ सिग्नल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे ऊंची आवाज या बुरा बर्ताव। लेकिन जब कोई बहुत ज्यादा मीठा बोलता है या लगातार मदद करने की कोशिश करता है, तो ये नाइस गाय वाला नकाब हमारे दिमाग के सुरक्षा तंत्र यानी एमिगडाला को चुपचाप बाईपास कर जाता है। मतलब अलार्म बजता ही नहीं? अलार्म बजता ही नहीं है। और जब एक रक्षक के वेश में शिकारी दिमागी किले के अंदर आ जाए तो तबाही निश्चित है। बाप रे। और ठीक यही तबाही एलिसिया की जिंदगी में आती है, लेकिन एब्सोल्यूट बिट्रेयल यानी पूर्ण विश्वासघात के रूप में। हाँ। उसका अपना पति गैब्रियल, जिसपे उसे सबसे ज्यादा भरोसा था, जो उसका रक्षक था, वही उसका भक्षक बन जाता है। स्रोत सामग्री में इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि जब इस स्तर का धोखा मिलता है तो इसे सिर्फ एक आघात नहीं कहा जा सकता, ये इमोशनल मर्डर या आत्मा की हत्या है। बिल्कुल सही। शारीरिक चोट का एक वक्त होता है, वो भर जाती है, लेकिन जब जीवन साथी ऐसा धोखा देता है तो इंसान का दिमाग हमेशा के लिए एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जहां हर इंसान एक दुश्मन नजर आता है। यहाँ मुझे एक बात खटकती है, जब कोई इंसान इतने गहरे ट्रॉमा से गुजरता है तो हमारे समाज के मानसिक अस्पताल उसे ठीक करने के बजाय सिर्फ भारी दवाइयां देकर म्यूट क्यों कर देते हैं? उन्हें हील करने की कोशिश क्यों नहीं होती? अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें ना, तो
तो हमें इन संस्थाओं और इस तथाकथित सामान्य समाज के असली पाखंड को समझना होगा। कैसा पाखंड? स्रोत सामग्री द मैट्रिक्स ऑफ द असाइलम की बात करती है। मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का ढांचा असल में इंसान को अंदर से ठीक करने के लिए नहीं बनाया गया है। वेट, सच में? हाँ, सिस्टम का असली लक्ष्य है पागलपन को मैनेज करना और इंसान से आज्ञा पालन करवाना। समाज को ठीक हो चुके स्वतंत्र विचार वाले लोगों की जरूरत नहीं है। समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है जो चुपचाप अपना काम करें और कोई परेशानी ना खड़ी करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दवाइयाँ किसी तरह का इलाज नहीं है, बल्कि सिर्फ एक टूल है उन्हें कंट्रोल करने का। अब ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। भारी दवाइयाँ किसी गहरे मानसिक दर्द या ट्रॉमा का इलाज नहीं करती। वे सिर्फ एक केमिकल स्ट्रेट जैकेट की तरह काम करती हैं। ओहो। जब किसी इमारत में आग लगती है तो अलार्म बजता है। दवाइयाँ उस आग को नहीं बुझाती, वे बस जाकर उस अलार्म सिस्टम की तारें काट देती हैं। मतलब दर्द को सुन कर देती है। एग्जैक्टली। दर्द को केमिकल्स के जरिए सुन करके इंसान को एक शांत आज्ञाकारी जानवर बना देना ही इस सिस्टम का तरीका है, ताकि अस्पताल के वार्ड शांत रहें और समाज का भ्रम बना रहे कि सब कुछ ठीक है। तो ये पूरी स्थिति एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। जब आपके कहे गए शब्द आपके ही खिलाफ खतरनाक सबूत बन जाएं, जब आपकी खुद की लिखी डायरी समाज के लिए आपको पागल साबित करने का हथियार बन जाए, और जब सिस्टम का एकमात्र लक्ष्य आपको सिर्फ सुन करना हो, तो एक इंसान का असली सच बाहर कैसे आता है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। अगर मैं इसे आज के तकनीकी संदर्भ में देखूं, तो हमारा दिमाग एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा है, और बचपन का ट्रॉमा जैसे एलिसिया या थियो को मिला था, वो एक ऐसे अदृश्य वायरस की तरह है जो बैकग्राउंड में छुप कर चलता रहता है। बिल्कुल। वो इंसान की पूरी जिंदगी के फैसलों और रिश्तों को डिजाइन करता रहता है, और इंसान को लगता है कि वो खुद फैसले ले रहा है। ये एक शानदार उपमा है, और उसी अदृश्य वायरस की वजह से ही हमारा दिमाग खुद को बचाए रखने के लिए अपने अतीत की कहानियों को लगातार मोड़ता रहता है। हम अपने सच को खुद ही अपनी सहूलियत के हिसाब से एडिट कर लेते हैं। यही तो मेरी सबसे बड़ी उलझन है यार। स्रोत सामग्री में बार बार अनरिलायबल नरेटर यानी झूठे कहानीकार का जिक्र आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। मनोविज्ञान कहता है कि हम सभी अपनी ही कहानी के अविश्वसनीय कहानीकार हैं। हमारा अहंकार कभी हमें खुद अपनी कहानी में विलेन नहीं बनने देता। हम हमेशा खुद को पीड़ित या हीरो के रूप में पेश करते हैं। तो जब इंसान खुद से ही झूठ बोल रहा है, तो फिर असली सच को पहचाना कैसे जाए? सच का पता लगाने का पैमाना क्या है? यहीं पे अवचेतन मन की वो भाषा काम आती है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। इंसान का असली सच कभी भी उसके द्वारा गढ़े गए शब्दों या उसकी डायरी में नहीं होता। तो कहाँ होता है? वो उसकी कला में, उसके छिपे हुए कामों में, और सबसे महत्वपूर्ण उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस या चेहरे की सूक्ष्म भाव भंगिमाओं में छुपता है। जैसे एलिसिया ने अपनी पेंटिंग अल्सेस्टस के जरिए बिना एक शब्द बोले अपना पूरा सच कह दिया था। अच्छा, वो जो बिना बोले कन्वे होता है। हाँ, मानव संवाद का 93% हिस्सा बिना बोले होता है। चेहरे की मांसपेशियों के तनाव, सांस लेने की गति और आंखों के इशारों के जरिए। ओहो। तो इंसान अपने दिमाग से सोचकर शब्दों के जरिए शानदार झूठ बोल सकता है, लेकिन उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कभी झूठ नहीं बोलता। पसीना, दिल की धड़कन या पलकों का झपकना, ये सब अवचेतन मन की वो गवाहियां हैं जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो मतलब अगर किसी को सच में समझना है, तो उसके शब्दों पर नहीं, बल्कि उन बिना बोले गए इशारों और रचनात्मक अभिव्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। इसे ऐसे समझे कि शब्द सिर्फ एक नकाब है, असली कहानी तो शरीर और कला बयान करती है। राइट। और इसी के साथ स्रोत सामग्री एक बहुत ही गंभीर चेतावनी भी देती है। अपने दिमाग को एक इनर सिटाडल यानी एक अभेद्य किले की तरह सुरक्षित रखना कितना जरूरी है, ये सीखना होगा। अभेद्य किला मतलब किसी को अंदर ना आने देना? हाँ, थियो जैसे नाइस गाय या किसी भी थेरेपिस्ट को, चाहे वो कितनी भी मदद करने का दावा क्यों ना करे, इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो आपकी मनोवैज्ञानिक सरहदों को अपनी मर्जी से तोड़े। मनोविज्ञान में किसी के दिमाग में जबरन घुसपैठ करने और उसे मैनिपुलेट करने को साइकोलॉजिकल बाउंड्री वायलेशन कहा जाता है। अपने किले के दरवाजे पर लोहे के पहरेदार बिठाने ही पड़ते हैं, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। यार, ये बहुत ही तीव्र और एक तरह से डरावनी तस्वीर है, और मुझे लगता है कि ये चर्चा हमें डार्क साइकोलॉजी की उस आखिरी और सबसे भयानक स्टेज की तरफ ले जाती है। हाँ, जो सबसे डार्क है। स्रोत के अंतिम हिस्से के अनुसार ये पूरी दुनिया असल में दिमाग की एक बिसात या शतरंज का खेल है।
यहाँ कोई सच्चा दोस्त नहीं है, कोई निस्वार्थ रिश्ते नहीं हैं। यहाँ सिर्फ प्लेयर्स हैं जो अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। और ये किताब एक खौफनाक संदेश देकर जाती है कि भरोसा एक जानलेवा कमजोरी है। लेकिन यहाँ मुझे इस विचार से एक सख्त ऐतराज है। क्या ऐतराज है? अगर हर इंसान हमेशा 10% शक रखे, हर रिश्ते को एक शतरंज की चाल माने और भरोसे को सिर्फ एक जानलेवा कमजोरी मान ले, तो क्या ये नजरिया इंसान को एक बेहद क्रूर, ठंडी और गहरे अकेलेपन से भरी जिंदगी की तरफ नहीं धकेल देगा? क्या ये एक तरह का डिप्रेशन नहीं है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है जो स्रोत सामग्री में भी उभर कर आता है। क्या ये अकेलापन डिप्रेशन है? डार्क साइकोलॉजी के अनुसार इसे एपिफनी ऑफ एब्सोल्यूट अलोननेस यानी अंतिम अकेलेपन का परम ज्ञान कहा गया है। ज्ञान? अकेलेपन को ज्ञान कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये आम बोलचाल वाला अकेलापन नहीं है। जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि इस दुनिया में हर व्यक्ति अंततः अपने खुद के सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, तो वो दूसरों से अवास्तविक उम्मीदें लगाना छोड़ देता है। उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। एग्जैक्टली। डार्क साइकोलॉजी के नजरिए से ये स्थिति डिप्रेशन नहीं है, बल्कि ये परम आजादी है। आजादी? जहाँ कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, वो आजादी कैसे हो सकती है? क्योंकि दर्द की जड़ी उम्मीद है ना। जब भरोसे की कमजोरी खत्म हो जाती है तो विश्वासघात का डर भी खत्म हो जाता है। अच्छा, वो डर ही निकल जाता है। हाँ। और जब इंसान इस डर से मुक्त हो जाता है, तब वो शिकारी के उस खामोश धैर्य को अपना पाता है जिसका इस्तेमाल थियो ने किया था। थियो ने कोई जल्दबाजी नहीं की, उसने बरसों तक इंतजार किया। बिल्कुल। उसने सही मौके की तलाश की और एलिसिया के करीब आने के लिए एक थेरेपिस्ट का रूप धारण किया। एक सच्चा शिकारी कभी हड़बड़ाहट में नहीं होता, और इसी धैर्य के अंत में आता है द फाइनल बिट्रेयल या अंतिम धोखा, जहां थियो अपनी सच्चाई को दफन करने के लिए एलिसिया को हमेशा के लिए चुप कराने के इरादे से दवा का ओवरडोज देता है, ताकि वो खुद दुनिया की नजरों में एक मसीहा बना रहे और उसकी अपनी असलियत बाहर न आ सके। सही कहा। लेकिन यहाँ ब्रह्मांड का या कहें मनोविज्ञान का एक और सिद्धांत काम करता है। सच्चाई एक ऐसी चीज है जो सिस्टम के बनाए गए कूड़े और पाखंड से बाहर आ ही जाती है। वो छुपती नहीं है। नहीं छुपती। सर्वाइवल या खुद को बचाए रखने के इस क्रूर स्तर पर समाज की नैतिकता यानी क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये पूरी तरह से अर्थहीन हो जाती है। राइट। यहाँ सिर्फ ये मायने रखता है कि क्या प्रभावी है। सच हमेशा अपना इंतकाम लेता है, चाहे उसे खामोशी के कितने भी गहरे समुद्र में क्यों न दफनाया गया हो। एलिशिया की डायरी के आखिरी पन्ने उस सच को बयान कर ही देते हैं। तो अगर हम इस पूरी 10 घंटे की लंबी, रहस्यमयी और मनोवैज्ञानिक भूल भुलैया वाली यात्रा को समेटें, तो ये डीप डाइव सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री का विश्लेषण नहीं है, ये असल जिंदगी के लिए एक सर्वाइवल गाइड है। बिल्कुल। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने आसपास छिपे भावनात्मक ब्लैकमेल और मीठे नकाबों को पहचाना जाए। ये स्पष्ट करता है कि कैसे अत्यधिक सोचने या ओवर एनालिसिस पैरालिसिस से बचा जाए, ये मानकर कि जो अतीत में हो चुका है वो सिर्फ डेटा है। हाँ, बस डेटा है। उसे प्रोसेस करें और आगे बढ़ें, उसमें उलझे नहीं। और सबसे ज़रूरी बात ये, हमें अपनी खामियों, अपने गुस्से या अपनी खामोशी को अपनी कमज़ोरी मानने के बजाय उन्हें अपनी सबसे मजबूत ढाल बनाने का तरीका सिखाता है। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि मनोविज्ञान सिर्फ हीलिंग का टूल नहीं है, ये एक हथियार भी है। बहुत खतरनाक हथियार। हाँ, और अगर इंसान को इस दुनिया के शतरंज में जिंदा रहना है तो उसे उन हथियारों को समझना ही होगा जिनका इस्तेमाल उसी के खिलाफ किया जा सकता है। अज्ञानता यहाँ कोई बचाव नहीं है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी विस्तृत चर्चा के अंत में स्रोत सामग्री की परतों में एक ऐसा विचार छुपा है जिस पर हमने अभी तक सीधे तौर पर बात नहीं की है और जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। वो क्या है? हमने धोखे और दर्द की बहुत बात की, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों ने हमें दर्द दिया है, हम उनसे क्लोजर यानी शांति और एक अंतिम जवाब की उम्मीद सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि हम खुद के शैडो सेल्फ का सामना करने से डरते हैं? कार्ल जुंग का शैडो सेल्फ सिद्धांत। हाँ, हमारे अपने ही अंदर का वो छिपा हुआ दानव। हमें लगता है कि अगर सामने वाला माफी मांग ले तो हमें अपनी कमियों को नहीं देखना पड़ेगा। ये बहुत ही डीप थॉट है। क्या असली आज़ादी तब शुरू नहीं होती जब हम इस दुनिया द्वारा समझे जाने की भूख को पूरी तरह से मार देते हैं, जब हम ये उम्मीद ही छोड़ देते हैं कि कोई हमारा दर्द समझेगा और खुद अपनी उस खामोशी के शहंशाह बन जाते हैं जो किसी जवाब की मोहताज नहीं है? यार, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है ना? ये एक ऐसा विचार है जो हम सबके लिए सोचने का विषय है।
जो हमें हमारे अंदर के उस हिस्से से मिलाता है जिससे हम शायद सबसे ज्यादा डरते हैं। इस विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सोचने और समझने के लिए बहुत कुछ है।